Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 13.1 एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कृषि संबंधी उत्पादन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन constituted the bulk of production during medieval period. The income from agriculture was the main source of state revenue. मध्यकाल के दौरान उत्पादित कुल मात्रा में कृषि उत्पादन का हिस्सा सबसे ज्यादा था। कृषि से होने वाली आय राज्य की आय का मुख्य स्रोत जरिया था। एक्सटेंट ऑफ कल्टीवेशन, खेती बाड़ी की सीमा। एक्सटेंट ऑफ कल्टीवेशन may be understood in terms of actual area under the plow in relation to the total available cultivable land. खेती बाड़ी की सीमा को इस संदर्भ में समझा जा सकता है कि इस संबंध में जाना जा सके कि कुल खेती योग्य उपलब्ध भूमि में से कितनी भूमि पर वास्तव में जुताई हो रही है। अब देखिए, टोटल अवेलेबल कल्टीवेबल लैंड में एक्चुअली कितना में काम हो रहा है ये देखा गया। इट इज टू बी नोटेड दैट देयर वाज अ फेवरेबल रेशियो ऑफ लैंड टू मैन, दैट इज availability of land in surplus than the actual land cultivated by peasants. गौर करने की बात यह है कि व्यक्ति के पास पर्याप्त भूमि थी, यानी जितनी भूमि पर किसान असल में जुताई कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा भूमि उपलब्ध थी। In such a situation, an increase in production was sought through expansion of agriculture, that is, bringing newer areas under cultivation. ऐसी स्थिति में खेती के विस्तार से उत्पादन को बढ़ाया जा सकता था, यानी नए नए क्षेत्रों को कृषि भूमि के अधीन लाया जा सकता था। We are informed, for instance, by the contemporary sources that a large tracts of land in even such fertile regions as the Ganga Yamuna Doab were covered by forest and grassland during the Sultanate period. Land continued to exist in a favorable ratio to man during the Mughal period as well. उदाहरण के लिए समकालीन संसाधनों कंटेम्प्रेरी सोर्सेस से हमें सूचना मिली है कि मुगल सल्तनत के अवधि के दौरान गंगा यमुना दोआब की उपजाऊ भूमि के विशाल भूमि क्षेत्र वनों और घास के मैदानों से ढके हुए थे। मुगल काल में भी पर्याप्त भूमि लोगों के पास उपलब्ध थी। The rulers of this era, therefore, harped on the policy of expansion of agriculture to such areas which were hitherto not under cultivation. इसलिए इस कालावधि के शासक इस नीति पर डटे रहे कि अब तक जिन क्षेत्रों को खेती की भूमि के अधीन नहीं लाया गया है उन क्षेत्रों तक कृषि भूमि का विस्तार किए जाए। Agriculture was introduced into tribal, backward and outlying areas. अब देखिए, जनजातीय, पिछड़े और दूर दराज के क्षेत्रों में भी खेतीबाड़ी शुरू की गई। Forests were cleared and agricultural wastelands were converted into cultivable lands. वनों की कटाई की गई और कृषि योग्य व्यर्थ पड़ी भूमि को खेती योग्य भूमि में बदला गया। Extent of agriculture expanded in good proportion from the Sultanate to Mughal period. सल्तनत से मुगल काल की अवधि के दौरान बहुत अधिक मात्रा में कृषि की सीमा का विस्तार हुआ। By the Mughal period, agriculture was practiced in almost all parts of the empire. Yet, land still existed in huge surplus than the actual requirement of the Mughal agricultural population. मुगल काल तक आते आते उनके साम्राज्य के लगभग संपूर्ण भाग में खेतीबाड़ी होने लगी थी। यद्यपि मुगलों के कृषि कार्यों से जुड़ी आबादी किसानों की वास्तविक जरूरतों से अभी भी काफी ज्यादा भूमि उपलब्ध थी। The extent of cultivation significantly increased during the reign of Aurangzeb in comparison to the Akbar's reign.
अकबर की तुलना में औरंगजेब के शासनकाल में कृषि उत्पादनों में अत्यधिक वृद्धि हुई। द एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन इन बिहार, Awadh, and parts of Bengal is ascribed to clearance of forest, whereas in Punjab and Sindh to the spread of canal network. बिहार, अवध और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कृषि विस्तार का श्रेय वनों की कटाई को जाता है, जबकि पंजाब और सिंध में इसका कारण था नहरों का जाल बिछाना। क्रॉप पैटर्न, फसलों का स्वरूप, आइए इसके बारे में देखते हैं। The medieval Indian peasants produced a variety of food crops, cash crops, vegetables, and spices. मध्यकालीन भारतीय किसान कई प्रकार की खाद्य फसलें, नकदी फसलें, तुरंत बिकने वाली फसलें, सब्जियों और मसालों की फसलें उगाते थे। They were familiar with various advanced techniques of crop cultivation of their times, viz. double cropping, three crops harvesting, crop rotation, use of manures, and range of devices for irrigation, etc. वे अपने समय की फसल उगाने की प्रचलित उच्च स्तरीय तकनीकों से परिचित थे, जैसे दोहरी फसल लेना, वर्ष में 3 फसलों की कटाई, फसल चक्र, खाद का उपयोग और सिंचाई के लिए विभिन्न प्रकार की प्रणालियाँ। फूड क्रॉप्स, खाद्य फसलें। द प्रिंसिपल फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड वर राइस, wheat, barley, millet, ज्वार, बाजरा, and a variety of pulses such as gram, अरहर, मूंग, मूर्त, उड़द, खिसारी, etc. मुख्य खाद्य फसलें जिनका उत्पादन किया जाता था वे थीं चावल, गेहूं, जौ, जई, बाजरा, ज्वार और अनेक प्रकार की दालें जैसे चना दाल, अरहर दाल, मूंग दाल, मोठ, उड़द और खिसियारी इत्यादि। आगे पढ़िए कैश क्रॉप के बारे में, जिसको नगदी फसलें कहते हैं। शुगर केन, कॉटन, इंडिगो used to extract blue dye, opium, silk, etc. were some of the prominent cash crop of medieval India. गन्ना, कपास, नील, रंगाई का नीला रंग निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अफीम, ओपियम अफीम को कहते हैं, रेशम, सिल्क इत्यादि फसलें मध्यकालीन भारत की कुछ प्रमुख नकदी फसलें थीं। Making of wine from sugarcane became widespread by the 14th century. गन्ने से शराब बनाना 14वीं सदी तक बहुत फैल चुका था। During the Mughal period, sugarcane was the most widely grown cash crop, with Bengal producing the finest quality. मुगल काल में गन्ना सर्वाधिक उगाई जाने वाली नकदी फसलों में शामिल था और बंगाल में सबसे अच्छी क्वालिटी का सर्वोत्तम गुणवत्ता के गन्ने की फसल उगाई जाती थी। आगे देखिए। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, बयाना near Agra and Sarkhej near Ahmedabad produced the best quality indigo. मुगल काल के दौरान बयाना आगरा के पास और सरखेज अहमदाबाद के पास में सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता के नील का उत्पादन होता था। सेरिकल्चर, rearing of silkworm on mulberry plants, which was practiced on the modest scale till the Sultanate period, became widespread during the Mughal period. सेरिकल्चर, शहतूत के पत्तों पर रेशम के कीड़े पालना, जो सल्तनत काल में छोटे स्तर पर था, मुगल काल तक आते आते बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुका था। Bengal emerged as the main region of silk production. बंगाल रेशम उत्पादन के लिए एक मुख्य क्षेत्र बनकर उभरा। The Mughal provinces of Bihar and Malwa produced the finest quality of opium. बिहार और मालवा के मुगल प्रांतों में सबसे अच्छी गुणवत्ता के अफीम पैदा की जाती थी।
Tobacco was introduced in India by the Portuguese during the 16th century and it became widespread in the subsequent period. तंबाकू का उत्पादन भारत में 16वीं सदी के दौरान पुर्तगालियों द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसके बाद के अवधि में इसका बहुत व्यापक पैमाने पर बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा. सूरत एंड बिहार emerged as major tobacco producing centers. सूरत और बिहार मुख्य तंबाकू उत्पादक केंद्रों के रूप में उभरे. Similarly, from the 17th century, cultivation of coffee began on a large scale. इसी प्रकार 17वीं सदी से बहुत बड़े पैमाने पर कॉफ़ी का उत्पादन होने लगा था. आगे देखिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां. Fruit crop cultivation developed rapidly during the medieval period. अब देखिए, मध्यकाल में फलों की फसलें उगाने के खेती के कामों में बहुत तेजी से विकास हुआ. Some of the Delhi sultans actively promoted growing of fruit crops. दिल्ली के कुछ सुल्तानों ने फलों को उगाने के काम को बहुत सक्रियता से बढ़ावा दिया. फिरोज शाह तुगलक, for instance, laid down 1200 orchards in the vicinity of Delhi. Mughal emperors and their nobles also planted lavish orchards. अब देखिए, बोल रहा है उदाहरण के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के आसपास फलों के 1200 बाग लगाए. मुगल बादशाहों और उनके कुलीनों नोबल्स ने भी फलों के बहुत बड़े बड़े वैभवशाली बाग बनाए. During the course of the 16th and 17th centuries, a number of fruits were introduced in India through outside agencies. 16वीं और 17वीं सदियों के दौरान बाहरी एजेंसियों के माध्यम से भारत का बहुत से नए फलों से परिचय हुआ. The Portuguese, for instance, introduced pineapple, papaya and cashew nut, etc. उदाहरण के तौर पर पुर्तगालियों ने अनानास, पपीता और काजू के सूखे मेवे इत्यादि से परिचित कराया. चेरी वॉज ब्रॉट फ्रॉम काबुल. चेरी का आयात काबुल से हुआ. लीची एंड गुआवा were also introduced during this period. लीची और अमरूद की शुरुआत भी इसी अवधि में भारत में हुई. A wide range of vegetables were also produced by the medieval Indian peasants. मध्यकालीन भारतीय किसान medieval Indian peasants अनेक प्रकार की सब्जियों की फसलें उगाते थे. अबुल फजल in his N.A. Akbari gives a list of vegetables which were in use at that time. अबुल फजल ने अपने आईना ए अकबरी में उन सब्जियों के बारे में बताया है जो उस समय उपयोग में लाई जाती थीं. Potato, chilies and tomato were introduced during the late medieval period. आलू, मिर्च और टमाटर से परिचय उत्तर मध्यकालीन के दौरान हुआ था. आगे देखिए, स्पाइसेस, मसाले, पेपर, क्लोव, cardamom, turmeric, saffron, betel leaf, etc. were some of the important spices produced by the medieval Indian peasants. By the Mughal period, the southern coast of India began exporting in large quantities different kinds of spices to various regions in Asia and Europe. Spices मसालों को कहते हैं. काली मिर्च, लौंग, इलायची, केसर, पान का पत्ता इत्यादि कुछ मुख्य मसालों की खेती मध्यकालीन भारतीय किसान करते थे. मुगल काल के अनेक आने तक भारत के दक्षिणी समुद्री तट से भारी मात्रा में विविध प्रकार के मसालों का निर्यात एशिया और यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने लगा था. आगे देखिए, मीन्स एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के साधन और उपाय.
The Indian agriculture has always depended on various sources of water, both natural and artificial, for its irrigational requirements, with rain, wells, river, tanks, canals, lakes, etc. भारतीय कृषि अपनी सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं के लिए हमेशा से ही प्राकृतिक और कृत्रिम कृत्रिम हम लोग बोलते हैं जो आर्टिफिशियल होता है, ठीक है, दोनों प्रकार के विविध संसाधनों पर निर्भर रही है, जैसे वर्षा, कुएं, नदियां, तालाब, नहरें, झीलें इत्यादि। डैम्स, लेक्स एंड वाटर रिजर्वर्स were some of the important means of irrigation. देखिए, बांध, झीलें और जल भंडारक सिंचाई के कुछ प्रमुख साधन थे। In South India, the state, local chiefs and temple managements constructed a number of dams over rivers for this purpose. अब देखिए, दक्षिण भारत में राज्य स्तर पर स्थानीय शासकों, जिनको चीफ कहा जाता था, उनमें और मंदिरों के प्रबंधकों ने इस उद्देश्य के लिए नदियों पर अनेक बांधों का निर्माण किया। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, द मदग लेक for instance was built by the Vijayanagar rulers on the Tungabhadra river to meet the irrigational need of the adjoining territories. अब देखिए, बोल रहा है, उदाहरण के लिए विजयनगर के शासकों द्वारा वहां के आसपास के क्षेत्रों की सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तुंगभद्रा नदी पर मडक झील का निर्माण कराया गया था। लेक्स एंड वाटर रिजर्वायर्स सच एज दी देबर, उदय सागर, राजासमंद एंड जयसमंद, all in Mewar, Balsan, Marwar, and Mansagar, Amba, etc., served as important sources of irrigation in medieval Rajasthan. अब देखिए, बोल रहा है, देबर, उदय सागर, राजसमंद और जयसमंद सभी मेवाड़ में बालसन, मारवाड़ और मानसागर, अंबर इत्यादि झीलें और जल भंडारक मध्यकालीन राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख स्रोतों के रूप में काम में आते थे। आगे देखिए, wells as a common source of irrigation were uniformly spread in different parts of the country. सिंचाई के सामान्य साधन के रूप में कुओं का जाल देश के विभिन्न भागों में एक समान रूप में फैला हुआ था। A number of artificial devices were used to lift water from wells. कुएं से पानी बाहर निकालने के लिए कई प्रकार के कृत्रिम यंत्र आर्टिफिशियल डिवाइसेस का उपयोग किया जाता था। पुलिस were employed over wells for this purpose. इस प्रयोजन के लिए कुओं पर पुलिया, चरखियां लगाई जाती थीं। आगे देखिए, Another device worked on the lever principle, जो एक यंत्र लीवर के सिद्धांत पर काम करता था। In this method, fork of an upright beam was kept in a swinging position with its one end tied with a long rope and other carried a weight heavier than the filled bucket. अब देखिए, इस तरीके में एक घड़ी बीम के कांटे को झूलती हुई स्थिति में रखा जाता था, जिसके एक सिरे को एक रस्सी से बांधा जाता था और दूसरे सिरे पर भरी हुई बाल्टी के वजन से ज़्यादा वजन बांधा जाता था। The Persian wheels, which began to be used in India from the Sultanate period, however, was the most advanced water lifting device of this period. अब देखिए, बोल रहा है, तथापि सल्तनत शासनकाल की अवधि के दौरान भारत में पर्शियन व्हील रहट के उपयोग की शुरुआत हुई।
इस अवधि के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली जल उठाने की सभी युक्तियां यंत्रों में से सबसे उच्च स्तरीय थी। In this method, a garland of pots was attached to the rim of a wheel. A gear mechanism was also attached to it, and with the help of animal power, this wheel was made to rotate. इस पद्धति में एक पहिए के रिम के चारों ओर छोटे छोटे डिब्बे के शक्ल के बर्तन को लड़ी जुड़ी होती थी। गियर की एक यंत्रिका भी इसके साथ जुड़ी होती थी और पशु शक्ति के बल पर इस पहिए को घुमाया जाता था और पानी निकाला जाता था। आगे देखिए, द दिल्ली सुल्तान्स इन पर्टिकुलर प्रमोटेड कैनल इरिगेशन। दिल्ली की सल्तनत ने नहरों की सिंचाई को विशेष रूप में प्रोत्साहित किया। घिसायुद्दीन Tughlaq AD 1320 to 1325 built a number of canals for this purpose. घियासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी इनका शासनकाल रहा। उन्होंने इस प्रयोजना के लिए अनेक नहरों का निर्माण करवाया। However, फिरोज शाह तुगलक led the largest network of canals. परंतु फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाया। Four such canals are frequently mentioned in contemporary sources. चार ऐसी नहरों का उल्लेख समसामयिक संसाधनों contemporary sources में आम तौर पर मिलता है। These were from Satluj to Ghaggar, opening of the Nandavi and Simur hills to Arsani, from Ghaggar reaching up to the village of Hiransi Khera and excavated from Yamuna and extended up to फिरोजाबाद। ये थी सतलुज से घाघर, नांदवी और सिमुर पहाड़ियों से प्रारंभ होकर अरासानी तक, घाघर से गांव की पहुंच से हिरानसी खेड़ा तक और यमुना से खुदाई शुरू करके फिरोजाबाद तक बढ़ाई गई। The tradition of Delhi Sultan to construct canals was continued by the Mughal emperors as well. दिल्ली सल्तनत की नहरों के निर्माण की परंपरा को मुगल शासकों ने भी जारी रखा। The Nahar Faiz, for instance, built during Shah Jahan's reign, carried water from Yamuna and irrigated a large area. उदाहरण के लिए शाहजहां के राज्य के दौरान निर्मित कराई गई नहर फैज यमुना से जल पूर्ति करके एक बहुत बड़े क्षेत्र की सिंचाई करती थी।